हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज ये हमारा वीडियो का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग केमिकल कैलकुलेशन पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 3। ठीक है भाई, तो इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में थ्योरी पढ़ा था। आज भी हम लोग थ्योरी ही पढ़ेंगे और एक पार्ट थ्योरी पढ़ाना है, उसके बाद हम लोग पूरा बोर्ड का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बात और कह दूं कि अगर आप नए हैं, आई मीन क्लास 10 में आप अगर नए हैं तो बी केयरफुल, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़ा सा हट के आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अच्छे से पढ़े तो क्वेश्चन हट के आए हो या फिर कहीं से भी फट के आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो पढ़ाई छोड़ दो। क्यों पढ़ना बेवजह मतलब अपना भी माथा खराब करना, यार पढ़ाई नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं पढ़ना है यार, पापा मम्मी जबरदस्ती पढ़ा रहे, मत पढ़ो, घर से भाग जाओ, कमाओ, करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमाओ, जाके कहीं कुछ काम करो। सिंपल सी बात है। अगर पढ़ना है तो दिल से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, दिमाग से पढ़ो। नहीं पढ़ना है जाके कमाई करो, सिंपल। ठीक है, अब जो जनरेशन आ रहा है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से पहले वाले जनरेशन में आ गए हम लोग। बस टेक्नोलॉजी हो आ गया है। पहले के लोग क्या करते थे, जो पढ़ते थे पढ़ते ही थे, और जो नहीं पढ़ते थे वो बस अनपढ़ रहकर कमाई करते थे, बस उतना ही होता था, है ना। जरूरी नहीं है कि पढ़ना लिखना जरूरी होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर पढ़ना है तो दिल से पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो। तो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, देखो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। स्पेल मेरे इंग्लिश पे मत जाना, ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर इन अ केमिकल change mass of reactant and product always being same, always being unchanged or same, whatever as you can। मतलब आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन दोनों का मास जो होता है वो हमेशा क्या होता है भाई, सेम होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ, आई मीन कहने का मतलब क्या है कि मास ऑफ रिएक्टेंट, मान लो A प्लस B है, दो रिएक्टेंट है, इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट C प्लस D। देखो मास ऑफ रिएक्टेंट A प्लस B, मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट C प्लस D, इन दोनों के बिफोर रिएक्शन, ये क्या है बिफोर रिएक्शन, और ये क्या है आफ्टर रिएक्शन। दोनों ही केस में इधर का मास और इधर का मास सेम रहेगा, है ना, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन। एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें, मान लेते हैं हमने कोयला लिया, कोल लिया प्लस ऑक्सीजन गैस में, इसको ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में इसको जलाया। जलाने से हमको क्या मिलेगा भैया, हम क्या मिलेगा, ऐश प्लस CO2 प्लस वाटर मिलेगा, मतलब वेपर मिलेगा, है ना। तो देखो इसका टोटल मास और इसका टोटल मास हमेशा इक्वल रहेगा। क्या रहेगा भाई, इक्वल रहेगा। ठीक है मैं इंक भर लेता हूं। ठीक है भाई, इंक खत्म हो गया, ठंडी में हाथ भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात को ध्यान से सुनना, मास को ना तो हम लोग बना सकते हैं, मास को ना तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक मास से दूसरे मास के रूप में बदल सकते हैं। जैसे कोयला और ऑक्सीजन का मास ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मास में बदल गया। एक मास को दूसरे मास के फॉर्म में बदला जा सकता है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बट यहां पे और कुछ एक बातें हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि ये जो है ये टोटली ट्रूथ नहीं है। नोट बोलकर आप लोग
लिख सकते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट टोटली ट्रूथ। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट टोटली ट्रूथ। ऐसा क्यों? because few mass converts into the energy during the reaction। ये टोटली ट्रूथ नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ मास जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ध्यान से भाई, ध्यान से इस बात को ध्यान से देखो, मास कन्वर्ट्स इनटू द एनर्जी। तो यहां पे भाई आज से पहले बचपन से लेके अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि मास को ना हम लोग बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, मास पहले जितना होगा रिएक्शन के बाद भी उतना ही होगा। तो आज ये गलत कैसे हो गया? ना 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 ना, गलत नहीं है, थोड़ा सा कमी है। हम लोगों ने आज तक जो पढ़ा था पूरा 100% का कुछ परसेंट पढ़ा था, आज उससे भी ज्यादा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है एनर्जी। मास और एनर्जी, वाह, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, तो इस थ्योरी, ये जो बात है, इस बात को हमारे आइंस्टाइन साहब ने बताया था। आइंस्टाइन साहब ने बताया था, उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें उन्होंने क्या कहा हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं कि देखो भाई, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और इसमें मैं ग्लिसरीन ऐड कर देता हूं। क्या ऐड कर देता हूं भाई? ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन ऐड कर देता हूं। ये क्या होगा? फायर प्लस हीट जनरेट करेगा। फायर प्लस हीट जनरेट करेगा। इसका जो है आपको वीडियो, इसका इस एक्सपेरिमेंट का है ना, जिन बच्चों के साथ हमने ये एक्सपेरिमेंट किया उस का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। और देन मैं एडिट करते वक्त उसका थंबनेल भी दिखा दूंगा साथ में, कौन सा वीडियो है, उसमें आप जाकर वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग जब तक अभी तक जो पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग तो सही था, लेकिन थोड़ा सा अब इसको चेंज नहीं किया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। थोड़ा सा और एडवांस लेवल में बताया गया। तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन को जब मिलाते हैं तो फायर, आग लग जाता है और उससे हीट बनता है। तो एक बात बताओ, ये फायर बना, ठीक है, ऐश बन जाएगा मान लिया, लेकिन ये जो हीट आया वो कहां से आया? यानी कि इन्हीं दोनों का मास, इन्हीं दोनों का, ग्लिसरीन का 1-2 ड्रॉप डालो आग लग जाएगा। इन्हीं दोनों का जो मास है ये हीट में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ना। यही चीज यहां पे बोला जा रहा है। अब देखो, अगर इन दोनों का मास और फायर के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जो भी रिमेन रहेगा है ना, उस जगह पर रहेगा, उसका मास को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसके मास में थोड़ा सा कमी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ मास हीट के रूप में बदलकर भाग गया, बाहर निकल गया। यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टोटली सही नहीं है। यूनिवर्सली हम लोग देखते हैं कि असली बात क्या है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा, और एक पॉइंट नोट कर लो, ये तो एक पॉइंट था, दूसरा पॉइंट भी आप लोग नोट कर लो। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम लोग 1.660 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम मैटर को या सब्सटेंस को, है ना, मैटर या सब्सटेंस को कन्वर्ट करना चाहे एनर्जी में, तो सब्सटेंस पूरा ही लिख देता हूं मैं, सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू एनर्जी
इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है भाई, ध्यान रखना कि, या फिर इसको हम लोग 1 AMU भी बोल सकते हैं, 1 AMU, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि 1 AMU या फिर 1.660 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम सब्सटेंस को अगर हम लोग कन्वर्ट करें एनर्जी में तो कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी मिलेगा, बनेगा। तो यहां तक आप लोग फट से नोट कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। मैं बढ़ता हूं आगे, हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो टोटली ट्रूथ नहीं है वो कैसे ट्रूथ नहीं है, ये हम लोग जानेंगे। ऑब्वियसली भाई देखो, यहां तो मैंने बता दिया कि 1 AMU मैटर से हम लोगों को 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी मिलेगा, बट कैसे मिलेगा ये कैलकुलेशन करेंगे आज, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या कहा गया? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये नहीं कहता कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टोटली गलत है, या फिर वो ये भी नहीं कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टोटली सही है या गलत है, ये पूरी तरीके से वो नहीं कह रहा। वो जो उसमें गलत था, जो उसके स्टेटमेंट में कमी थी, उस स्टेटमेंट को सही किया गया, ठीक है। कैसे? उसने इसको जब प्रूफ किया गया, जब मतलब एनर्जी वाली बात आ गई, तो फिर कैलकुलेशन करके एक कैलकुलेशन निकाला गया, एक वैल्यू निकाला गया, जिसके तहत उस स्टेटमेंट को सही किया गया। तो वो स्टेटमेंट क्या है कैलकुलेशन के बाद हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये मास एंड एनर्जी कंजर्वेशन देखते हैं। तो मास एंड एनर्जी कंजर्वेशन में क्या कहा गया? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, है ना, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, according to Einstein's theory of relativity, the mass and energy both are interconvertible है। यानी कि भाई हम लोग मास को एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटरकन्वर्टिबल है। तो यहां से इस चीज को बताने के लिए उन्होंने मैथमेटिकली एक फॉर्म दिया, बहुत ही फेमस फॉर्म है वो, और वो है E = mc²। ये वाला उन्होंने मैथमेटिकल टर्म दिया कि भाई हम लोग जो मास को हम लोग चेंज करते हैं उसमें एनर्जी का भी बात आता है। अकॉर्डिंग टू दिस, E यहां पे है एनर्जी, है ना, E यहां पे एनर्जी है, M यहां पे मास है, और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, इन वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम कितना होता है भाई? 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस चीज को रखते हुए हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी देखेंगे, यही से कैलकुलेट करेंगे कि 1 ग्राम मास कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो सिंपल सी बात है भाई, यहां पे कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, फिर कैलकुलेशन के बाद वो स्टेटमेंट भी देख लेंगे। कैलकुलेशन, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन में लिखेंगे कि 1 ग्राम ऑफ मास इज इक्वल टू हाउ मच एनर्जी, ठीक है। तो सिंपल से देखो भाई, E का वैल्यू निकालना है, M का वैल्यू है 1 ग्राम, इंटू C कितना होता है भाई? 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका स्क्वायर हो गया, यानी कि यहां पे हो जाएगा 1 × 9 × 10⁻20 अर्ग। ये क्या हो गया? 20 इतना अर्ग। अब इस अर्ग को अगर हम जूल में बदले, तो अर्ग को जूल में बदलने के लिए
कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 10 टू द पावर -7, ये हो गया जूल में। ठीक है, तो ये जूल यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल, इतना एनर्जी। या फिर अगर कैलोरी में बदले, सिंपल सा हम लोग जिसमें यूज करते हैं डेली पर्पस के लाइफ, डेली हम लोग जो यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 9 इंटू 10 टू द पावर 13 बाई 4.2 कैलोरी। इसको कैलकुलेट कर लो, ये पॉइंट 90 के पास भेज दो, 9 के पास भेज दो तो 90 हो जाएगा। 90 बाई 42 डिवाइड कर दो, 2 बार में हो जाएगा 84, 84 6 पॉइंट 1 टाइम्स में 42 18 और 0, 42 इंटू 42 84 इंटू 2 अगर करें तो आ जाएगा 80 168, है ना, 168 4 टाइम्स में। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहां तक रखो। तो 2.14 इंटू 10 टू द पावर 13 कैलोरी, यानी कि ये जो E का वैल्यू आया है ना, ये जो E का वैल्यू आया है वो आया है 2.14 इंटू 10 टू द पावर 13 कैलोरी। 1 ग्राम मास से हम लोग इतना एनर्जी बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम मास से इतना एनर्जी। सोचो, जब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करते हैं तो जरूरी तो नहीं है कि वो परफेक्ट ही आए। रिएक्टेंट जब आप लोग वीडियो में देखोगे, मेरा एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो में, तो वहां पे कुछ मिस्टेक हुआ है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आप लोग वहां पे ये नहीं जज कर पाओगे कि मास कम या बेसी हुआ है। वह मिस्टेक हुआ था वीडियो में, वो अलग बात है, बट आप ये नहीं जज कर पाओगे। लेकिन फिर भी मास और एनर्जी क्या होता है, मास जो होता है या तो इंक्रीज कर जाता है या तो डिक्रीज कर जाता है, थोड़ा सा लेकिन करता है, थोड़ा सा ही बट करता है। समझ आया? तो इस वाला जो ये वाला जो कहानी है, ये जो रिलेशनशिप है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइंड फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, है ना। देखो, कंबाइंड फॉर्म ऑफ मास एंड एनर्जी, इसको हम लोग, इसका यूजेस क्या है मालूम? बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजेस है इसका। हम लोग इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। दूसरा इसको यूज करते हैं एटॉमिक बम बनाने में, है ना, एटॉमिक बम बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे चीजों, अब हम लोग इसका स्टेटमेंट देख लेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूं, आप इसको फट से नोट कर लो, ठीक है। चलो, तो जो स्टेटमेंट था, है ना, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो स्टेटमेंट था उसको करेक्ट करके क्या बताया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, है ना, उसको लाया गया। द टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे उस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोला गया कि मास और एनर्जी का जो अमाउंट है, जो सम है, बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन सेम होता है। किसी भी केमिकल चेंज में बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन सेम होता है, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ मास एंड एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट एंड अनचेंजेबल। तो भाई देखो, यहाँ पे यूनिवर्स की बात की गई है, तो जो भी मास वगैरह होगा वो तो हम एक पर्टिकुलर एक सिस्टम में करेंगे तो वो अप डाउन होगा, वो बात अलग है। लेकिन अगर हम एक यूनिवर्स की बात करें, एक छोटे से सिस्टम की बात करें, एक रूम की बात करें, इस रूम में हम लोग कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पे चेंज वेंज होगा, तो यहाँ पे दिक्कत है। लेकिन अगर पूरा यूनिवर्स की बात करें तो वो पूरा कांस्टेंट होता है और अनचेंजेबल होता है। क्या होता है भाई? कांस्टेंट और अनचेंजेबल। तो ये आज का क्लास बस यहीं तक था, छोटा सा पोर्शन था। आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कोई डाउट हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप में आप ऐड होकर जितने मर्जी चाहे उतने क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक टिके रहने के लिए थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग एक और पार्ट में थ्योरी खत्म करेंगे और चौथा पार्ट से हम लोग न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर देंगे इसके ऊपर। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।